मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो 4 वर्ष सचिन पायलट से नूरा कुश्ती लड़ी और राजस्थान सूबे का कोई विकास नहीं हुआ, विकास की किरण नजर नहीं आई। राजस्थान विकास राइजिनिंग का भी उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर धरातल पर उद्योग लगाने का एक सपना देखा था, वह भी असफल रहा, एक भी उद्योग नहीं लगा। और वहीं दूसरी ओर ईआरसीपी के मुद्दे पर उन्होंने कोई ठोस पहल नहीं की और सरकार पर ठीकरा फोड़ते रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वह वाक युद्ध करते रहे, उनकी आलोचना करते रहे। उसका खामियाजामा राजस्थान की 8 करोड़ जनता को भुगतना पड़ा। और चुनाव के 6 महीने पूर्व जब उन्होंने विकास का पिटारा खोला, रेवड़ियां बांटी, तो जनता ने मोबाइल के माध्यम से, चाहे फ्री का मुफ्त का राशन हो उसके माध्यम से, इंदिरा रसोई हो या कई अन्य माध्यमों से जनता को लुभाने की कोशिश की थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों और भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में अपने आप को जादूगर मुख्यमंत्री कहने वाले अशोक गहलोत की सारी रेवड़ियां और सारे विकास के अंतिम चरण के आयाम बह गए और वह मात्र 100 से कम सीटों पर समट कर रह गए और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी के वादे के मुताबिक सरकार राजस्थान में बना पाई। सर, आपने इस समय भजनलाल सरकार की बहुत तारीफ की और बहुत ज्यादा जो उन्होंने कार्य किए हैं वो गिनाए। और वहीं दूसरी ओर जयपुर के उत्कर्ष कोचिंग सेंटर में गैस रिसाव की घटना ने कोचिंग इंडस्ट्री की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या राजस्थान सरकार को कोचिंग सेंटरों के लिए सख्त नियम कानून करने की आवश्यकता नहीं है? क्या उस और भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है? इस पर क्या कहेंगे आप? देखिएगा, यह घटना एक बहुत ही आकस्मिक घटना है। अभी तक इसके कोई स्पष्ट परिणाम नजर नहीं आ रहे हैं। कल शाम को मुख्यमंत्री भजनलाल का जन्मदिन का महोत्सव मन रहा था, तभी कोचिंग हब में उत्कर्ष कोचिंग के 7-8 छात्र और छात्राएं किस कारण से बेहोश हो गए, अभी उसका पता नहीं पड़ पा रहा है, जांच चल रही है। लेकिन ये बहुत गंभीर घटना है कि बच्चे 250-300 हों क्लास में, उसमें से 6-7 बच्चे गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो जाएं। या तो उसका गहलोत सरकार ने जो सीवरेज टैंक बनाए हुए हैं उनमें इतनी गंदगियां भरी हुई है और उनके पानी का रिसाव आए दिन जयपुर सहित सूबे के हर जिले में होता रहता है और कई नागरिक मर भी चुके हैं। टैंक खुले होने के कारण बारिश में उसमें डूब गए हैं। विश्वस्त सूत्रों का तो यही कहना है कि गैस रिसाव के कारण बच्चों पर बेहोश हो गए, उन्हें तत्काल चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया है और जहां उनका उच्च स्तरीय इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल स्वयं इसकी वॉचिंग कर रहे हैं और उत्कर्ष कोचिंग के मालिक गहलोत, भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बहुत करीबी माने जाते हैं और उनकी छत्र छाया में उन्होंने इस छोटे से कोचिंग को बट वृक्ष की तरह जयपुर और अन्य प्रांतों में फैला दिया है। कुल मिलाकर कोचिंग बहुत ही ज्यादा बुरी हालतें हैं कोटा शहर में। कोचिंग कॉलेज के मालिक जिला प्रशासन को कुछ नहीं समझते हैं। कोटा का और देश का सबसे बड़ा कोचिंग एलन कोचिंग संस्थान, जिसको मैं कई वर्षों से मौत का सौदागर कहता आया हूं, उसमें भी कम से कम जब से बना है और अभी तक 400-500 बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं।
क्योंकि उसके मालिकों की पॉलिसी ये है कि वह लोग बच्चों से 1,36,000 रुपए की फीस ले लेते हैं, बड़े साज बाग दिखाते हैं और फिर बाद में कम फैकल्टी के टीचरों से उनको पढ़ाया जाता है और बच्चा बहुत नर्वस हो जाता है जब उसके मार्क्स नहीं आते और फिर वह अंतिम दौर में आत्महत्या, फांसी का फंदा गले से लगाकर अपनी आपने जीवन लीला राजस्थान में खराब वैसे खत्म कर लेता आत्महत्या के जो काफ़ी केसेस हैं, आत्महत्या के बच्चों के केसेस हैं, वो काफ़ी सुनने को मिलते हैं राजस्थान से। लेकिन प्रशासन को, सरकार को इस पे कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, इस पर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए कुल मिलाकर। मेरा अगला सवाल ये है कि भीषण ठंड से निपटने के लिए इस समय राजस्थान की जो सरकार है, वो क्या कर रही है? जो वहाँ के कमज़ोर तबके हैं, उसको लेकर, क्योंकि राजस्थान में इस समय बहुत ठंड पड़ रही है, तो उसको लेके क्या इंतज़ाम किए हुए हैं सरकार ने? देखिए रोमा जी, इस समय राजस्थान सूबा भीषण शीतलहर की चपेट में चल रहा है। 8-9 जिले 0 डिग्री पारा और से 1-2 डिग्री ज्यादा के तापमान में चल रहे हैं। लोग ठंड से ठुठुर रहे हैं और जो लोग आसमान के नीचे भगवान के सहारे पड़े हुए हैं, वहाँ नगर निगमों ने जो रैन बसेरे बसाए हैं, वो मात्र नाम मात्र की खाना पूर्ति है। एक पतली सी चादर के चारों ओर बिछाने से, नीचे दरी फटी रजाई देने से गरीबों की ठंड नहीं बुझ रही है। और उससे सबसे ज्यादा तो आहत वो लावारिस गाय, गौ माता और पशु पक्षी हो रहे हैं कि जो इस खुले आसमान में घूमते हैं। जिला प्रशासन को उनको भी ढकने के लिए टाट के फट्टों के माध्यम से उनकी सुरक्षा करना चाहिए। और जहां एक और कोटा शहर में सैकड़ों भामाशाह कम्बल, रजाई, ऊनी वस्त्र गरीबों को बांट रहे हैं, वहीं स्पीकर ओम बिरला हर साल गरीबों के लिए कम्बल निधि से कम्बल का वितरण करते हैं। उन्होंने पिछले सप्ताह कोटा के दौरे पर जब वो आए थे, तो उन्होंने मेडिकल कॉलेज और एमबीएस कॉलेज में जो मरीजों के तामीदार लोग रहते हैं, तो मरीजों के साथ परिजन आते हैं, बेचारे ठंड में ठुठरते रहते हैं, उनकी ठंड से बचाव करने के लिए कम्बल और रजाई निःशुल्क देने का एक जी, बिल्कुल, ठंड से बचने के लिए तो सरकार को ख़ासा इंतज़ाम करना ही चाहिए इस समय। अब मेरा अगला सवाल ये है कि ब्लाइंड मर्डर केस को लेकर क्या संकेत आए हैं? आखिर क्या है पूरा मामला? समाज में ऐसे अपराध रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? इस पर क्या कहेंगे? आपकी राय क्या है? देखिएगा, कोटा शहर में भी ऐसे कांड हो चुके हैं और हो रहे हैं। ये घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं। अंता के पास एक गांव में अपनी साली और जीजा ने मिलकर उसकी पत्नी की हत्या कर दी थी और उसकी लाश को एक नहर के किनारे फेंक दिया था, ब्लाइंड मर्डर मानकर, और ढिंढोरा पीट दिया था पत्नी ने कि मेरे पति की इन्हीं लोगों ने हत्या कर दी है। लेकिन उसकी साली ही अपनी बहन की, पति की खून की प्यासी निकली। उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। 12 पुलिस कप्तान ने इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया है और साली और उसका प्रेमी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिन में इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझा ली है। वहीं चर्चा कर रहे हैं हम कोटा शहर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल होने वाली सभा के लिए शहर अध्यक्ष राकेश जैन के नेतृत्व में 27 बसें जा रही हैं, जिसमें हर मंडल से 30-30, 40-40 कार्यकर्ता प्रातः 5 बजे कड़ाके की ठंड में जयपुर की ओर कूच करेंगे और जयपुर में होने वाली प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक रैली को सफल बनाएंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल ने इस बार 1 वर्ष की उपलब्धि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी विशाल संख्या का प्रदर्शन कर अपनी ताकत को दिखाया है और अपने विरोधियों को भी उन्होंने सबक सिखाया है कि जो लोग मुझे पर्ची वाला मुख्यमंत्री कहते थे, जो लोग मुझे अनर्गल कमेंट कसते थे, चाहे वो कांग्रेस के हों या अन्य दलों के हों, अब वह देख लें कि कांग्रेस के पिछले 1 वर्ष के कार्यकाल और भारतीय जनता पार्टी के 1 वर्ष के कार्यकाल में कितना जबरदस्त अंतर है और मैंने जनता को कितनी बड़ी सौगातें दी हैं और मेरी ना किसी से दुश्मनी है। मेरा तो ध्येय केवल अर्जुन के तीर की तरह, अर्जुन के तीर के लक्ष्य की तरह राजस्थान सूबे का विकास और इस विकास में जनता को नई से नई योजनाओं का उपहार देकर जो हमने चुनाव में घोषणा पत्र में वादे किए थे 50% तो मैंने 5 महीने में पूरे कर दिए हैं। अब 60-70% वर्ष 2025 में पूरे कर दिए जाएंगे। कुल मिलाकर बचे 4 वर्षों में राजस्थान सूबे में विकास की गंगा बहेगी, औद्योगिक क्रांति आएगी, छात्रों को रोजगार मिलेंगे, महिलाओं को आंगनवाड़ी और लखपति दीदी के माध्यम से सक्षम बनाया जाएगा। शिक्षा, मेडिकल, सड़कें, नहरों की मरम्मत और अन्य कई परियोजनाओं में करोड़ों रुपए का बजट हमारी सरकार ने रखा है और इस वर्ष शीतकालीन बजट सत्र में हम और नए आयाम स्थापित करेंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल की राजस्थान सूबे की 8 करोड़ जनता से यही विनम्र अपील है कि आप किसी के बहकावे में ना आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और मेरे हाथों को मजबूत करें, जिससे मैं विकास की डगर पर सने सने आगे बढ़ूं और जो लोग सूबे में सांप्रदायिक तनाव पैदा करते हैं, गरीबों पर अत्याचार करते हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं, अब उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह मुख्यमंत्री भजन लाल ने संदेश दिया है राजस्थान सूबे की जनता को अपने जन्मदिन पर। कुल मिलाकर अब राजस्थान विकास की पटरी पर 1 जनवरी 2025 से बहुत तेजी से दौड़ेगा। सर, राजस्थान की तमाम खबरों पर आज गहराई से चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।